स्वागत है आपका द प्रिंट में। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे फटाफट आए हैं और जिस तरह से नतीजे कह रहे हैं, हिंदी हार्टलैंड के 3 राज्यों में बीजेपी ने अपनी वापसी की है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में अपनी सत्ता को रिटेन किया है, लेकिन छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी ने वापसी की है। तेलंगाना में कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की है। लेकिन हम इस बुलेटिन में राजस्थान की बात करेंगे और हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट ओम सैनी जी हैं और हमारे पॉलिटिकल एडिटर डीके सिंह हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ओम सैनी जी आपसे। राजस्थान के इस मैंडेट को आप किस तरह से रीड कर रहे हैं? क्या जो अशोक गहलोत का जो वेलफेयर का मॉडल था उसको बीजेपी ने अपनी मैसेजिंग, अपने ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप से ध्वस्त कर दिया, या फिर अशोक गहलोत के जो सिटिंग एमएलए थे वो उन पर भारी पड़े? देखिए, ये इनका सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा का जो मॉडल था अशोक गहलोत की सरकार का, उसमें तो कोई शक नहीं कि ये काफी आतंकित कर रहा था सारे लोगों को। और जो लाभान्वित हो रहे थे उनका उत्साह भी नजर आ रहा था। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जैसा ऑर्गेनाइजेशन चाहिए था प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, वो वैसा ऑर्गेनाइजेशन था नहीं। और वही इसीलिए ये गलतफहमी हो गई कि क्योंकि हमने तो हर जगह जाके देखा कि महिलाएं किस तरीके से खुश हैं। उनको 10,000 रुपया साल में घर की महिला को मिलेगा, सिलेंडर उनको मिल रहा है, चिरंजीवी जो स्वास्थ्य योजना है वो 50 लाख उसके कैशलेस वाला सिलसिला था। इन सारी बातों से मतलब जो इनके साथ गारंटियां थी तो बड़ी मीनिंगफुल थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये कि सब सारा का सारा हिंदुत्व वाले मुद्दे पर बदल जाएगा या ये सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि अमित शाह साहब और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार यहाँ पर 13 बार तो नरेंद्र मोदी आए और इतने ही के बाद करीब 7-8 बार अमित शाह आए। और उनका जो कहना, उनका तरीका था कि हिंदू मुसलमान वाला सिलसिला, उदयपुर वाली घटना को लेके, जयपुर वाली घटना को लेके, करौली वाली और जोधपुर वाली, इन सब को लेके। लेकिन हमें लग रहा था कि शायद ये अर्थपूर्ण नहीं रहेगा इतना, क्योंकि उस तरह की गैदरिंग भी नहीं थी, उस तरह की बॉडी लैंग्वेज भी नहीं थी कि लोग उससे ज्यादा आलाजित होकर बोलते। क्योंकि हमारी आदत हो गई है ये सुनने की कि जब मोदी जी आते हैं और मोदी जी कुछ बोलते हैं और साथ साथ में लोगों से बुलवाते हैं, वैसा रेस्पॉन्स नहीं हो रहा था। लेकिन उसके बाद में तो मतदान हुआ है, उस मतदान ने जिस तरह की करवट ली है उससे परसेंटेज तो इतनी ज्यादा नहीं, लेकिन 2-3% का ही फर्क पड़ा है। लेकिन असर ज्यादा हुआ। और क्योंकि एक 1% में तो हाँ, यहाँ पर सरकार बदल गई थी पिछली बार। अशोक गहलोत की जो गवर्नमेंट आई थी उसी तरीके से आई। तो 3% में तो जो होना था वो सामने आ गया। उसमें साथ साथ में जो ये इनका अपना फैक्शनिज्म था जो गड़बड़ हो रहा था सचिन पायलट के लेकिन साथ। सनी साहब, जी। आपको लगता है कि मैं एक सवाल पूछ रहा हूं बीजेपी की हाँ हाँ। पॉलिटिक्स के हिसाब से कि जी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं उनकी जो स्ट्रैटेजी है उसकी जीत है? क्योंकि 3 राज्यों में उन्होंने साबित कर दिया कि बिना लोकल लीडरशिप को प्रोजेक्ट किए भी चुनाव जीता जा सकता है। जैसे उन्होंने कहा कि भाई हम कलेक्टिव लीडरशिप में चुनाव जीतेंगे, कलेक्टिव लीडरशिप में कमल के नाम पे वोट दो। प्रधानमंत्री ने तो अपने नाम पे मध्य प्रदेश में वोट मांग लिया। तो एक तरह से उनकी स्ट्रैटेजी की जीत है कि बिना लीडरशिप के भी वो चुनाव जीत सकते हैं। हालांकि जो राजस्थान में जितनी अगर 3% का अगर एज है, तो बीजेपी को कम से कम 140-45 सीटें लानी चाहिए थी। बीजेपी उतनी सीटें नहीं लाई है, लेकिन तीनों राज्यों के नतीजे तो ये कहते हैं कि उनकी स्ट्रैटेजी जीती है। देखिए, हाँ, इसको तो कोई इनकार कर नहीं सकता कि उनकी स्ट्रेटेजी अभी तो कहा जाएगा कि जीती है। लेकिन हमें ये लग रहा था कि जो जो नामचीन लोग हैं, जिनकी जिनकी अपनी साख है, जो एक्स चीफ मिनिस्टर थी वसुंधरा राजे, जिनका दबदबा था, जो पूरे राजस्थान से वाकिफ थी और वो लगातार घूमती रही है इससे पहले, तो उनको जिस तरीके से कॉर्नर किया, हमें लगा कि इसको शायद बीजेपी का वर्कर टॉलरेट नहीं करेगा। लेकिन कुछ हुआ नहीं। हालांकि उनका अपना दबदबा बरकरार रहा, उनके लोगों ने विक्ट्री हासिल की। कुछ जो बागी होकर इंडिपेंडेंट खड़े हुए थे, यूनुस खान जैसे, वो विजयी भी हुए। लेकिन अब राजस्थान के उसका नतीजा ये हो रहा है कि राजस्थान की अपनी लीडरशिप वाला सिलसिला नहीं है। हमारी आदत नहीं थी ये देखने की कि राजस्थान में, क्योंकि वसुंधरा जी ने सबसे पहले मोदी जी जब 2014 में आए थे तब उनको एक तरीके से चुनौती दी थी, जब इन्होंने 162 सीटें राजस्थान में हासिल करके और अपनी सरकार चला रही थी। तो वो मोदी जी जिस तरह का ओरा लेकर के आए, तो जैसी शब्दावली में बात करते थे वो वसुंधरा जी को पसंद नहीं आई। और वो लगातार अपने ऐसे सारे नेताओं से, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, चाहे वो गडकरी हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन सबसे लड़ती रही है और अपना दबदबा बरकरार रखा है। इस बार भी जब ऐसा हुआ तो हमें लगा कि ये तो मोदी यहाँ पर
हेराफेरी कर रहे हैं या सरवाइव नहीं कर पाएंगे इन फ्रंट ऑफ वसुंधरा। लेकिन वसुंधरा जिस तरीके से अपने आप को पीछे ले गई, अपने आप को इनके साथ में जोड़ने का सिलसिला किया, बावजूद सारे अपमानों के, जैसे उनको हर जगह कहीं नाम न लेना, उनको हर कॉर्नर करके रखना, ऐसा सिलसिला किया उन्होंने। लेकिन उसी से कंफ्यूजन हुआ कुछ कि ये वसुंधरा के बगैर राजस्थान में कैसे चलेंगे, लेकिन चल गए। तो अब कहना चाहिए कि हाँ, हिंदुत्व का सिलसिला है और लोग हिंदुत्व के मुद्दे पर इस हिंदी बेल्ट में शायद अब बिल्कुल अलग नहीं है। मध्य प्रदेश भी है और राजस्थान भी है, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन अभी चूंकि विक्ट्री के ऊपर सीधा सीधा तो यही कहा जा सकता है कि मोदी जी का जादू चला। लेकिन मोदी जी ने जिस तरह की भाषाएं इस्तेमाल की, जिस तरह के तेवर यहाँ पर दिखाए, वो हमारे सौहार्द को और हमारे स्वभाव को उचित नहीं लगते हैं। हमने जैसा राजस्थान की राजनीति में देखा है, यहाँ की जो पक्ष विपक्ष की राजनीति में जितना सौहार्द रहा है, समन्वय रहा है, लड़ाई के बावजूद, न इत्तेफाकियों के बावजूद, वो अब पूरी तरीके से लग रहा है कि शत्रुतापूर्ण हो जाएगा। तो हम लोग इस बात को हमेशा से महसूस कर रहे थे और कह भी रहे थे कि राजस्थान में शत्रुता की राजनीति नहीं होती है, समन्वय और सौहार्द की राजनीति होती है। लेकिन अब जब वो जीत गए हैं तो कहा जाएगा कि अब जी। यहाँ भी सौहार्द और समन्वय की राजनीति से अलग एक रास्ता है, उसमें शत्रुता होती है, तो जड़ से उखाड़ दो। तो उन्होंने कहा भी था, अपने भाषणों में बोला उन्होंने कि बटन इस तरीके से दबाना कि जैसे फांसी लग जाए। ये इस जी, तरह तो उन्होंने फांसी लगा दिया है। हाँ, लगा दिया। ऐसा मेरा लगा। मेरा उसमें एक क्वेश्चन है सही साहब कि इसमें आप इसको बीजेपी की जीत कहेंगे या कांग्रेस की हार? मैं इसको दोनों बात बोलूंगा। पहले बोलूंगा कांग्रेस की हार, और दूसरे बात फिर बाद में बोलूंगा कि बीजेपी की जीत। क्योंकि कांग्रेस का अगर संगठन जमीन लेवल पर बरकरार होता, इसके मास ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे होते, तो संभव ही नहीं था कि इन गारंटीज के साथ में, इन सोशल गारंटीज के बाद में कोई इनको राजस्थान में हरा देता। ये मॉडल इतना शानदार रहा है। मैं इसका वेस्टर्न उससे डेमोक्रेसी से कंपेयर करता रहा। मैंने कहा कि जैसे वेस्टर्न डेमोक्रेसी में सिटीजन को जो एक रेस्पेक्ट मिलती है, वैसी रेस्पेक्ट राजस्थान में चीफ मिनिस्टर ने दी और ये कहा कि हम आप पे एहसान नहीं कर रहे, ये आपका हक है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, उनको सामने ला करके एक वेलफेयर स्टेट बनाने की बात जैसी उन्होंने की, तो उसमें तो मुझे लगता है कि अगर थोड़ी भी समझ का सिलसिला स्टार्ट होता तो लोग तत्काल इतना मतदान करते कि शायद यहाँ पर पहले के मतदानों के रिकॉर्ड टूट जाते। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इसमें कहना पड़ेगा कि संगठन के लेवल पर थोड़ी खामी रही और उसी का नतीजा राजस्थान भुगत रहा है। ये तो गहलोत वर्सेस पायलट का फाइट का जो एक परसेप्शन रहा है, वो कैसे प्ले आउट किया, ग्राउंड पे कैसा उसका इम्पैक्ट है? देखिए, गहलोत वर्सेस पायलट वाला सिलसिला तो ये करीब 35-40 सीटें हैं जो, क्योंकि राजस्थान में विभिन्न जातियों का अपना दबदबा है। जाटों का एक तरफ दबदबा है, मीणों का एक तरफ है, गुजरों का एक तरफ है, बिश्नोइयों का, ठाकुरों का एक तरफ है। तो ये इन सबको साथ करके चलने का, यानी इनके साथ में एक समीकरण बिठाने का सिलसिला होता है। उसमें 2-3 लोग ही बड़े मशहूर रहे हैं। पुराने वक्त में तो सुखाड़िया थे, फिर उसके बाद में ये भैरव सिंह शेखा होता है, फिर उसके बाद में अशोक गहलोत आए, फिर वसुंधरा जी आई। और वसुंधरा जी को भी ये सब आता है किस तरीके से समन्वय बिठाया जाए, इनके बगैर चलता नहीं है। या गुजरों की जो नाराजगी थी सचिन पायलट के साथ में कि साहब, सचिन पायलट से प्रॉमिस कर लिया कि साहब आपको क्या चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, मैं तो नहीं मानता इस बात को। क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ कि ये तो तय होता है, और जो 1 to 1 चेक करते हैं एमएलए को आके ऑब्जर्वर, उनके पास में नंबर होते हैं, कितने लोगों ने इसको पसंद किया, इतने लोगों ने इसको किया। ऐसे में ये किया जा सकता है। ये परसराम मदेरणा के वक्त में हुआ था तो जाट नाराज हो गए, ये सचिन पायलट के वक्त में हुआ, गुजर नाराज हो गए। तो जाटों की नाराजगी का सजा भी भुगतना पड़ा, और गुजरों की नाराजगी की सजा भी अब भुगतनी पड़ रही है। हालांकि कितना ज्यादा भुगतना पड़ा गुर्जरों की नाराजगी का इसमें? 40 सीटें होती हैं। देखिए, एक बात है कि वहां से लेके गाजियाबाद से यानी भरतपुर से लेकर के आसीन तक, जो अजमेर से आगे आसीन है, उसमें जाति कम्बिनेशन से गुजरों के साथ में जो भी एक जाति मिल जाती है वो विन करता है। तो गुजरों के बगैर बात बनती नहीं है। गुजर एक बड़ा चंक है इस सोशल उसमें, सामाजिक समीकरण में, उसके लिए बगैर नहीं होता है। तो ये नाराजगियां सारी वहां पर मिलती रही, और साथ साथ में जैसा उनका एजुकेशन, जैसा उनका लगाव है गुजर समुदाय का, उसमें सचिन पायलट साथ नहीं पाए फिर उतना, जितना उनको साथ सकते थे कि भाई कांग्रेस को वोट कीजिए। ऐसा ऐसा कहने से काम चलता नहीं। वो फिर उनके पास में, क्योंकि इनकी अपनी कई खापे हैं, कि कई गोत्र हैं। जैसे सचिन पायलट को रोकने के लिए रमेश विदुड़ी को भेजा यहाँ पर,
तो विदुड़ी एक गोत्र है गुजरों का, क्योंकि सचिन पायलट भी विदुड़ी है, तो इसलिए बिल्कुल और उसका नतीजा ये है कि जो विक्ट्री मार्जिन थी वो बहुत कम है इस बार। 3 4 5 हजार शायद होंगी या कुछ, पहले काफी हुआ करते थे। वो नुकसान तो हुआ है, लेकिन वो गुजरों को उस तरीके से समझा नहीं सके, तो इससे भुगतना पड़ा है साहब। जी। सनी साहब, आपको लगता है कि सचिन पायलट को आज रात नींद आएगी? क्योंकि सचिन पायलट तो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, गहलोत बुरी तरह से हारे हैं। अब 70-77 सीट अगर गहलोत लाते हैं तो गहलोत तो फिर बने रहेंगे। देखिए, इन कांग्रेसियों के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। ये लोग लड़ते भी हैं और समन्वय भी बना लेते हैं, और फिर ऐसे चलते हैं साथ साथ में। बखनगा, शिवाजी के पास वो शस्त्र था ना, बखनगा, जिससे उन्होंने अपने शत्रु का वो किया था, वैसे वैसे कर सकते हैं। लेकिन कब इनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, कब ये हंसने लग जाए, कब ये शत्रु बन जाए, इनके बारे में बहुत मुश्किल है कहना। जो तो एक जी। अशोक जी और सचिन पायलट का क्या फ्यूचर है राजस्थान कांग्रेस की राजस्थान की राजनीति में? देखिए, अब सचिन पायलट और अशोक जी को मेरा ख्याल है कि अपने अपने रिलेशन को और साथ साथ में अपने वजूद को स्टैब्लिश करने के लिए जो इंडिया गठबंधन की मीटिंग होने जा रही है, उससे उनको बताना पड़ेगा कि राजस्थान में की जो 25 लोकसभा सीटें हैं उनको हासिल करने की चेष्टा की जाए, जबकि बीजेपी शासन में आ गई है, वो कैसे की जाए। और अगर ये बैठ करके और इन सारी जातियों के समीकरण बिठाते हैं और उसमें अपने आप को साबित कर सकते हैं तो है, अन्यथा तो देखिए, सचिन पायलट दिल्ली में बैठे हुए हैं वर्किंग कमेटी में, और एमएलए भी हैं, और इधर ये भी एमएलए भी होंगे, और इनके साथ में कोई मतलब बड़ा अफसोसजनक वक्त रहेगा इन लोगों के लिए, अगर ये इंडिया गठबंधन में अपनी अपनी ताकत ना दिखा पाए, लोगों को एकजुट ना कर पाए। क्योंकि अभी ये बैठ करके समीक्षा तो करेंगे, आला कमान भी करेंगे, इनकी जो इनकी आला कमान है, खड़गे जी और राहुल जी और प्रियंका जी और सोनिया जी सब बैठेंगे और देखेंगे क्या हुआ है, एक दूसरे को लानत मनमाना करेंगे, उसके बाद में फैसला करेंगे कि इन सारी जातियों को साधा जाए और इंडिया गठबंधन को बनाया जाए। वो कितना कर पाते हैं ये देखने की अभी बात अभी तक का जो ट्रेंड आया है वो दिख रहा है कि ईस्टर्न राजस्थान में बीजेपी को काफी गेन्स हुए। वो इसका क्या? इसलिए हुआ वो इसलिए हुआ कि जो ये जो ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट है, जिसमें कि 13 जिलों के अंदर पानी आना था, वो वसुंधरा जी ने प्रारंभ की थी, और उसको रास्ते में रुकावट डाल दी केंद्र की सरकार ने। उन्होंने अपने आप को कहा कि इसके लिए जो मध्य प्रदेश से बात करो, उसके बाद में हम करेंगे। अशोक गहलोत सोच रहे थे, क्योंकि इस 13 जिले, अगर 13 जिलों में पीने का पानी और सिंचाई का पानी चला जाता है इस तरीके से, जिससे सारा इलाका सरसब्ज हो जाएगा, तो उसके बाद में करीब 37 सीटें हैं, 37 या 40 सीटें हैं, जिनमें बड़ी आसानी से कांग्रेस को हैसियत मिलती। वो परमानेंटली एक तरीके से मिस कर गए, और यही यही वजह रही क्यों, और वो सारा इसकी वजह से, ये जो इन दोनों के टेंशन रहा, और जिस तरह की, क्योंकि गुर्जर कम्युनिटी को देखा कि नाराज बड़ी जोर से होती है और गालियां बड़ी देती है। मैं तो चैनल पे बात करते हुए देखा कि कितने सारी गालियां देते हैं। अगर थोड़ा सा भी लॉजिकली आप ये स्टैब्लिश करना चाहते हो कि ये सचिन की गलती रही, तो उसके बाद में गालियां ही गालियां गालियां गालियां, ये तो बर्दाश्त नहीं है उनको अपनी आलोचना या उनके उनके अपने उसके खिलाफ कुछ बोलना। तो उनके वो हीरो रहे हैं। क्योंकि मैंने कई बार कहा, मैंने कहा भाई, सचिन पायलट तो बिल्कुल बच्चे थे, और जब इनको 2002 में कांग्रेस पार्टी का मेंबर बनाया तो हम विटनेस है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश के गुर्जर, दिल्ली के गुर्जर, राजस्थान के गुर्जर वो इकट्ठे हुए थे कि बाब जो राजेश पायलट की जो गद्दी है वो इनको मिलेगी। उन्होंने एक संगठन बना रखा था ना, किसान वाला, उत्तरी भारत के लिए, और जिसपे वो हर साल हम लोगों को बुला करके खाना खिलाते थे दिल्ली के अंदर। तो हमने कहा कि ऐसा है, तो उसमें तो एरोगेंसी नहीं थी, वो तो हर आदमी के साथ में बड़े उससे संवाद करते थे। लेकिन सचिन में जो एक जिस तरह के एटमोसफियर में रहे और जैसा एजुकेशन उनका हुआ, उसमें एक नफासत है, वो नफासत बड़ी एरोगेंसी वाली है, वो सामान्य जन को उचित लगती नहीं है। लेकिन उनका एक खूबसूरती, उनकी बॉडी, वो सारा सिलसिला शायद गुजरों को बड़ा एक आइडियल फ्रेम लगता था, जैसे फिल्मों में अमिताभ बच्चन या दूसरे लोग लगते रहे, उस तरीके से लगता था। वो बड़ा लोकप्रिय रहा। लेकिन वो वैसे वैसे उनका स्वभाव नहीं है, लेकिन स्वाभाविक अब रूप एक चीज है, अब अशोक गहलोत अब यहाँ से क्या करेंगे? उनका रिटायरमेंट का प्लान होगा या अभी फिर से वो देखेंगे आगे भी बचा होगा? से। जीके जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? कभी राजनेता रिटायर होते हैं क्या?
राजनेता तो यहाँ नहीं बैठेंगे, दिल्ली में बैठेंगे, दिल्ली में नहीं बैठेंगे तो यहाँ बैठेंगे। ये तो वो तो खुद मुख्यमंत्री बोलते हैं कि ये कुर्सी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। तो कुर्सी ने वहां से पीछा तो हटवा दिया, लेकिन वो पीसीसी की कुर्सी है, फिर दिल्ली की कुर्सी है, बहुत सारी कुर्सियां हैं। ये जब तक कुर्सियां रहेंगी तब तक रिटायर होने का सिलसिला नहीं, मेरा मेरा ऐसा नहीं, लास्ट सवाल को मैं क्वेश्चन, शंकर उसके बाद पूछ रही, मेरी तो लास्ट क्वेश्चन है। हाँ। अभी जो रिजल्ट है बीजेपी को दिख रहा है 110 के आसपास मिल रहा है, तो जनरली एक था कि अगर बड़ा क्लोज विक्ट्री मार्जिन रहा बीजेपी का 100, 102, 104, तो शायद इनको वसुंधरा राजे को लाना पड़ेगा सीएम के रूप में। अब अगर 110, 112, 114 के आसपास फिगर है, तो बीजेपी के पास क्या ऑप्शंस है और वसुंधरा राजे के पास अब क्या ऑप्शंस है अपने पॉलिटिकल फ्यूचर के लिए? देखिए, वसुंधरा जी के पास में अगर इतना नंबर है कि वो किसी भी दल के साथ में मिलकर के आंख दिखा सके, किसी भी दल के साथ में मिलकर के आंख दिखा सके और उस दल के साथ में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना सके, तब तो वो आंख दिखाएंगे। क्योंकि उनका उनका अपमान इतना किया है इन्होंने, मोदी जी ने और अमित शाह साहब ने, कि वो कभी नहीं भूल सकती। मैंने जैसा उनको समझाया जाना है, और अगर वो सब ऐसा नंबर उनके पास में नहीं है तो वो शांति से बैठी रहेंगी, और जो कुछ शासन चल रहा होगा उसमें वो अ, ऐसा इनको, और अगर इनकी इन दिल्ली के आला कमान की समझ में आया कि इनको चीफ मिनिस्टर बना के रखना चाहिए, जिससे बेहतर रहेगा। वरना ये नंबर कोई ज्यादा नहीं है कि साहब 110, ये कहीं भी इधर उधर हो सकते हैं। तो वो वाला और अच्छा, और ये शत्रुतापूर्ण राजनीति करने के लिए विख्यात है, तो फिर दूसरे लोग भी शत्रुतापूर्ण राजनीति में अगर यकीन करने लग गए तो राज चलेगा नहीं उसमें सहज तरीके से। तो मुझे लगता है कि वसुंधरा जी को या तो यहाँ समाहित करेंगे। अब अगर ये चीफ मिनिस्टर का उनको कब पद सौंपते हैं कि आप लीडर ऑफ द गवर्नमेंट बने, तब तो बात अलग होगी। और अगर लीडर ऑफ द गवर्नमेंट नहीं रखते हैं वो, तो फिर बात बहुत अलग होने की संभावना है। वो इतनी खामोशी के साथ तो सब कुछ बर्दाश्त नहीं। सैनी साहब, एक अंतिम सवाल, उसी सवाल को मैं दूसरे ढंग से रिफ्रेश करता हूं कि राजस्थान में कांग्रेस के हाईकमान एक तरह से अशोक गहलोत बन गए थे। उन्होंने राहुल प्रियंका और कांग्रेस हाईकमान की कुछ बिल्कुल नहीं सुनी। जिन टिकटों पे वो अड़ गए थे उसमें से कोटा से उनके जो मंत्री हैं वो हार गए, जिन्होंने कोटा रिवर डेवलपमेंट का पूरा काम किया। वैसे तो वैसी स्थिति में कांग्रेस का जो हाईकमान है वो भी 3 राज्यों में हार चुका है। उसके सामने भी अपने टर्म्स डिक्टेट करने के लिए कुछ भी नहीं है। वैसी स्थिति में क्या आपको लगता है सचिन पायलट असर्ट कर पाएंगे? सचिन पायलट ये कह पाएंगे कि देखिए, मैं तो कह रहा था ये सारे सेटिंग में लेके टिकट काटो, लेकिन अशोक गहलोत अड़ गए, या फिर कांग्रेस का हाईकमान ये सोचेगा कि अभी तो लोकसभा चुनाव सामने है और लोकसभा चुनाव जिताने के लिए अशोक गहलोत ही सीटें जिता पाएंगे, तो गहलोत अभी भी इन्फ्लुएंशियल रहेंगे? देखिए, ये सवाल जो आपने किया है वो आप ये भूल रहे हैं कि ये सब करने के लिए किसने बाध्य किया। अगर मानेसर वाला सिलसिला नहीं होता, मानेसर में ये जो 20-25 लोगों को लेकर के बैठे और जिनकी वजह से सारा सब कुछ करना पड़ा, और उन लोगों को आश्वस्त करना पड़ा कि मैं तुम्हारा गार्जियन हूँ, मैं तुम्हारे इंटरेस्ट वॉच करूंगा, देखूंगा, कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं होने दूंगा, और वो लोग जम के बैठे रहे और 10-10 करोड़ बोलते हैं कि देने का वादा किया था बीजेपी ने, वो सब सिलसिला। तो ऐसे में ये तो ना एक बेईमानी होती ना उन लोगों के साथ में जिन्होंने अपनी वफादारियां कांग्रेस को सौंपी इनके इनकी लेकिन वजह पॉलिटिक्स में ये बेईमानी और ईमानदारी इतनी से। चलती नहीं है ना सैनी साहब। ना ना, देखिए, पॉलिटिक्स में गांधी के अनुयायी अगर आप बनने की बात करते हैं तो गांधी से कुछ तो सच बोलना सीखेंगे आप। अगर चालबाज ही रहे और तिकड़म ही रहे तो फिर क्या फर्क रह जाएगा बीजेपी के आला कमान में और राजस्थान की कांग्रेस पार्टी में या दिल्ली की कांग्रेस पार्टी में। इतनी तिकड़म नहीं होती रहे। ये तो देखिए, ये नया सिलसिला आया है। चाणक्य ने कहा था कि हाँ, साम दाम दंड भेद से आप शासन ले लीजिए। ये डेमोक्रेसी में साम दाम दंड भेद नहीं चलते। यहाँ पर कुछ न कुछ आपको आइडियल बनाना पड़ता है जिसको लेके, और इन्होंने गांधी को अपना आइडियल बना रखा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपना आइडियल बना रखा है, इंदिरा जी को अपना आइडियल बना रखा है। इन लोगों के रहते हुए अगर इस तरह की चालबाजियां करने लगे तो फिर तो बात बहुत अलग हो जाएगी, फिर कुछ नहीं कहा जाता। बहुत बहुत धन्यवाद सैनी साहब हमसे जुड़ने के लिए, और डीके आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और व्यूअर, आपने इस प्रोग्राम को देखा, हमारे आने वाले प्रोग्राम से भी आप जुड़ते रहें, अपने सवाल जवाब भेजते रहें।